अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। पाकिस्तानी ज़बानों के अदब के सिलसिले में आज एक पंजाबी अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे तहरीर किया है बरसग़ीर की मारूफ अदीबा अमृता प्रीतम ने और उसका तर्जुमा किया है आमिर सिद्दीकी ने। अफ़साने का उन्वान है शाह की कंजरी। अब उसे कोई नीलम नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम ने लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और वहीं एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नत उतरी थी। इसी जगह उसके हुस्न की आग ने जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। फिर एक दिन वो हीरा मंडी का सस्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े फ्लैटीज होटल में आ गई थी। वही शहर था, लेकिन सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई भी गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की तीर नहीं लगा सकती थी। इसीलिए लोग चाहे उसका नाम भूल गए थे, मगर उसकी आवाज़ नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था, वो उसके भरे हुए तवे ज़रूर खरीदता था। सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यही कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा ज़रूर सुनना है। ढकी छुपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए तो ये बात पुरानी भी हो गई थी। शाह का बड़ा लड़का, जो अब ब्याहने के लायक हो गया था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खाकर मरने की धमकी दी थी। इस पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार डालकर उसे कहा था, शाहीने, वो तेरे घर की बरकत है, मेरी आँख की जोहरी है। तूने नहीं सुना कि नीलम एक ऐसी चीज़ होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख कर देता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख के खाक बना देता है, पर जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वो भी नीलम है, हमारे जायचे से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो वो सोना हो जाती है, लेकिन वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने छाती के पत्थर को सहकर उसी तरफ से दलील दी जिस तरफ से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो ये हाथ से निकल गई तो लाख से खाक हो जाएगा। शाह ने फिर अपनी दलील दी और शाहनी के पास मजीद कोई दलील नहीं थी। दलील तो सिर्फ वक्त के दामन में पोशीदा थी और वक्त अभी खामोश था, कई बरसों से खामोश। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहा था, उससे कई गुना ज्यादा ना मालूम कहाँ कहाँ से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के मामूली से बाजार में हुआ करती थी, लेकिन अब सबसे बड़े बाजार में लोहे की जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसी की थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे। उनमें से तहखाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए, शाहनी ने एक दिन मोहरों वाली ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो, चाहे ताजमहल बनवा दो, लेकिन बाहर की बला बाहर ही रखो। उसे मेरे घर ना लाना, मैं उसके मत्थे नहीं लगूंगी। और वाकई शाहनी ने अब तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने ये बात कही थी, उस वक्त उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था, और अब जबकि उसकी ब्याह की तैयारियां हो रही थीं, शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटों ने इधर उधर दुकानों पर उसके गाने भी सुन रखे थे और लोगों से शाह की कंजरी का जिक्र भी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काढ़ रहा था, कोई तला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती और फिर दूसरी थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने उसे दोस्ती का वास्ता तक दे डाला कि लड़के की शादी पर कंजरी का गाना जरूर गवाना है, लेकिन ये बात उन्होंने बड़े सलीके से कही थी ताकि शाह कहीं बल ही ना खा जाए। वैसे तो शाहजी नाचने गाने वालियां भुतेरी हैं, जिसे चाहे बुलाओ, लेकिन वहां मलकाए तरन्नुम जरूर आए, चाहे मिर्जे की एक तान ही लगा जाए। फ्लेटीज होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहां ज्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे और बड़े बड़े 3 कमरों वाले स्वीट भी। ऐसे ही एक स्वीट में नीलम रहती थी। शाह ने सोचा, दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वो एक दिन नीलम के यहाँ रात की महफिल रख लेगा। वो तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक ने एतराज किया तो सभी बोल पड़े, नहीं शाहजी, वो तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है? उस जगह का नाम भी लिया? वो जगह तुम्हारी अमानत है,
हमें तो भतीजे की ब्याह की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के दिल को भा गई, इसलिए कि वो दोस्तों यारों को नीलम की राह नहीं दिखाना चाहता था। अगरचे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई कोई अमीरजादा नीलम के पास आने लगा था। दूसरा इसलिए भी वो ये चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की शान शौकत देख जाए, लेकिन वो शाहनी से डरता था, दोस्तों से हामी न भर सका। दोस्तों यारों में से दो ने राह निकाली और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गाओगी, हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है, पहले इस कंजरी को क्या कम खिलाया है? तुम सियानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुला लो। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया भी उजड़ने से बच जाएगा। शाहनी पहले तो गुस्से में भरकर बोली, मैं उस कंजरी के मत्थे नहीं लगना चाहती। मगर जब दूसरों ने सुकून से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वो बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्म में बंदी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। नुकसान तो उसका है, तुम्हारा काहे का? जैसे कमी कमीन आए डोम में रासी, वैसे वो। बात शाहनी के दिल को भा गई। वैसे तो कभी सोते बैठते उसे भी ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी नहीं देखा था, पर ख्वाहिश जरूर की थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे नफरत से। शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को तांगे में बैठा देखती तो ना चाहते हुए भी सोच जाती, क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं, वो मन में घुल सी गई। उसको जो भी मेरा बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया, अब वो और क्या कर लेगी, एक बार चंद्री को देख तो लूं। शाहनी ने हामी भरी, लेकिन एक शर्त, वहां ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मत भी बैठ जाना, वो आए और सीधी तरह गाकर चली जाए। मैं वही चार बताशे उसकी झोली में भी डाल दूंगी जो दूसरी बनने सहरे गाने वाली लड़कियों को दूंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं, शाह के दोस्तों ने फूंक दी। तुम्हारी समझदारी ही से तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या हो गुजरना था। वो आई। शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर दरमियान में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने सहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी तो कुछ मुतजस्सिस औरतें दौड़कर खिड़की की जानिब चली गईं और कुछ सीढ़ियों की तरफ भागी। अरे बदशगुनी क्यों करती हो, सहरा बीच में ही छोड़ दिया, शाहनी ने एक डांट सी पिलाई। लेकिन उसकी आवाज खुद को ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वो सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे से आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्लू संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वो साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था, जिस पर सुर्ख रंग की कमीज थी और सर से पैर तक ढलकी हुई हरे रंग की रेशम की चुनरी झिलमिल सी करती हुई। शाहनी को एक पल के लिए यही लगा गोया हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया हो। फिर सब्ज कांच की चूड़ियों की छन छन सुनाई दी तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा ला रहा है और साथ ही एक झनकती खनकती हुई सी आवाज, बहुत बहुत मुबारक शाहनी, बहुत बहुत मुबारक। वो बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। शाहनी ने उसे हाथ के इशारे से गांव तकिए के सहारे बैठने को कहा तो शाहनी को अपना पुरगोश्त बाजू बड़ा ही बेडौल सा लगा। कमरे के एक कोने में शाह भी था और उसके दोस्त यार और कुछ रिश्तेदार मर्द भी। इस नाज़नीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियां फिर छनकी थीं। शाहनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरे कांच की चूड़ियों को, और फिर बेख्तियार ही अपने हाथ में पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थीं। शाहनी की अपनी आंखें भी, और उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वो फिर एक बार कहना चाहती थी कि अरे बदशगुनी क्यों करती हो, सहरे गाँव ना, पर उसकी आवाज गले में घुट सी गई। कमरे में एक खामोशी छा गई। वो बीचों बीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी चाहा कि वो बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी, इसके जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का शगन करूंगी। क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी। निक्की निक्की बूंदी
निकिया मी वो वरे, तेरी माँ वो सुहागन, तेरे शगन करे। शाहनी को अचानक तसल्ली सी हुई। शायद उसके लिए गीत में शगन करने वाली माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागन थी। शाहनी हंसते चेहरे के साथ उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के शगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ खुद ब खुद सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई ढोल की रोड़ी वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दियां सदा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलक को अपनी तरफ खींचकर इससे अपना घुटना जोड़ लिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था, वो एक दूसरे से उसके बारे में चेमगोइयां कर रही थी। कोई किसी के कान में कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीमे लहजे में सरगोशी में कहा था, लेकिन शाहनी के कान में आवाज पड़ रही थी, उसके कानों से टकरा रही थी। शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहनी के चेहरे का रंग फिर फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाली की आवाज भी। सुहे वचेरे वालिया मैं कहनिया। और शाहनी का कलेजा थम सा गया। यह सुहे वचीरे वाला मेरा ही बेटा है। सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने चला है मेरा बेटा। फरमाइशों का इख्तिताम नहीं था। एक गीत खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। दरमियान में कह देती, तो कोई और भी गाओ ना, मुझे थोड़ा दम लेने दो। लेकिन किसकी हिम्मत थी कि उसके सामने आने की, और उसकी खनकती सुरीली आवाज, वो भी शायद कहने को ही कह रही थी, पर एक के बाद झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, मगर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहेबा सुतिए, उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द मबहूत होकर रह गए थे। शाहनी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के चेहरे के समत देखा। वो भी औरों जैसा बुद्ध बना हुआ था, लेकिन शाहनी को तो लगा जैसे वो पत्थर का हो गया था। शाहनी के कलेजे में एक हौल सा उठा और उसे लगा कि अगर ये घड़ी छिन गई तो वो खुद भी हमेशा के लिए बुद्ध बन जाएगी। वो कुछ करे, क्या करे, कुछ भी करे, मगर मिट्टी का बुत तो ना बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी। शाहनी का कहना था कि आज वो इसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं, जिस दिन गीत की महफिल सजाई जाती है। मगर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाई आ गई और शाहनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सर पर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी पुकारते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह ही झिलमिला रही थी। शाहनी के चेहरे का रंग फीका सा पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी महफिल में शाह से अपना ताल्लुक जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। मगर शाहनी ने खुद को संभाल लिया और मन में ठानी कि आज उसको हार नहीं खानी है। वो जोर से हंस पड़ी। नोट पकड़ाती हुई बोली, शाह से तो तूने ले ही लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी 100 के नोट को पकड़ती हुई एक ही बार में गरीब सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का शगन वाला गुलाबी रंग फैल गया था।